हैप्पी न्यू ईयर 2026 नए वर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं मेरे सभी शिक्षक और शिक्षिकाओं को। तो आज का प्रैक्टिस सेशन नंबर 2 है हमारा एसएसटी का। तो यस, सभी को दोबारा से नए वर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं। तो आज का सेशन स्टार्ट करते हैं मेरे दोस्तों। इस पर करें ये वर्ष भी आपका बहुत अच्छा रहे। इस वर्ष में आप लोगों की एक जॉब पक्की टीचिंग लाइन में आप सभी की सुनिश्चित करें। ओके, यस। तो स्टार्ट करते हैं आज का हमारा प्रैक्टिस सेशन। नंबर 2 है अपना आकलन स्वयं करें, एसएसटी। यस। क्वेश्चन नंबर 1, किस हड़प्पा पुरास्थल से हड़प्पा लिपि के बड़े बड़े अक्षरों को पत्थरों में खुदा हुआ पाया गया था? बताइए कहाँ से पाया गया था वो? मोहनजोदड़ो से, लोथल से, धोलावीरा से या हड़प्पा से? बताइए मेरे मित्रों, कहाँ से पाया गया था? क्या होगा इसका सही आंसर? इसका राइट आंसर होगा मेरे भाइयों ऑप्शन नंबर 3, यस, धोलावीरा। अच्छा, ये धोलावीरा कहाँ पे है? धोलावीरा आपका गुजरात में स्थित एक हड़प्पाई कालीन स्थल है। ठीक है, यहाँ से एक सूचना पटल पत्थर पर खुदी हुई हड़प्पा लिपि प्राप्त हुई है। ठीक है, ओके। और बताते हैं, धोलावीरा का निर्माण चौकोर एवं आयताकार पत्थरों से हुआ है। ओके, तो यस, इसका राइट आंसर है दोस्तों धोलावीरा। ऑप्शन नंबर 3 इज राइट आंसर। ओके, आगे चलते हैं अब। स्वर्णिम या स्वर्ण चतुर्भुजी महामार्ग निम्न में से किसको जोड़ता है? क्या वह दिल्ली, मुंबई, चेन्नई, कोलकाता को जोड़ता है? वह दिल्ली, अहमदाबाद, मुंबई, कोलकाता को जोड़ता है? अहमदाबाद, पुणे, मुंबई, दिल्ली को जोड़ता है? कोलकाता, पुणे, दिल्ली या मुंबई को जोड़ता है? बताइए क्या होगा इसका सही आंसर? बताइए बताइए क्या होगा राइट आंसर? तो इसका राइट आंसर होगा मेरे भाइयों ऑप्शन नंबर 1। ये जोड़ता है आपकी दिल्ली, मुंबई, चेन्नई एवं कोलकाता को। ओके, यस, समझ में आ गया। चलिए आगे वाले क्वेश्चन पे चलते हैं। तरंगें तब पैदा होती हैं जब, अब बताइए तरंगें कब पैदा होती हैं? जब समुद्री सतह पर पवन बहती है, क्या तब पैदा होती हैं? सूर्य एवं चंद्रमा पृथ्वी की सतह पर गुरुत्वाकर्षण बल लगाते हैं, क्या तब पैदा होती हैं? समुद्र की सतह पर पानी का तापमान बढ़ जाता है, समुद्र की सतह पर गर्म और ठंडी जलधाराएं मिलती हैं। तो बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा? बताइए मित्रों, बताइए। तरंगें जब पैदा होती हैं जब समुद्री सतह पर पवन बहती है। यस, ऑप्शन नंबर 1 इज राइट आंसर। ओके, चलें आगे। निम्नलिखित में से कौन सा कृषि पर आधारित उद्योग नहीं है? ध्यान रखना है दोस्तों, आपसे पूछ रहा है कि कौन सा कृषि पर आधारित उद्योग नहीं है। आपसे पिछली बार क्वेश्चन पूछा था कि निम्न में से कौन सा कृषि पर आधारित उद्योग है। ठीक है, अब ये आपसे नहीं पूछ लिया तो अब आपको बताना है क्या होगा। अब इसके ऑप्शन पढ़ते हैं। वनस्पति तेल उद्योग, सूती वस्त्र उद्योग, मत्स्य तेल निर्माण उद्योग या चर्म उद्योग? तो बताइए दोस्तों उसका सही आंसर क्या होगा? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 3, मत्स्य तेल निर्माण उद्योग। ऑप्शन नंबर 3 इज राइट आंसर। ओके, बढ़ते हैं फिर नए साल में नए सवालों के साथ। चालुक्यों का राज्य अवस्थित था, ये कहाँ स्थित था? चलिए, कृष्णा एवं तुंगभद्रा नदी के बीच में, कावेरी नदी के डेल्टा में, पीनार एवं वेल्लार नदी के बीच में, या इसमें से कोई नहीं? तो बताइए भविष्य के भावी शिक्षक शिक्षिकाएं, वर्ष 2026 के नए शिक्षक और शिक्षिकाओं, क्या होगा इसका राइट आंसर? चालुक्यों का राज्य अवस्थित था, कहाँ पे था वो था कृष्णा एवं तुंगभद्रा नदी के बीच में। यस, ऑप्शन नंबर 1 इज राइट आंसर। आगे चलते हैं। भूगोलवेत्ता अल इधर ऋषि ने दुनिया का एक नक्शा बनाया, ठीक है भाई, जिसमें भारतीय उपमहाद्वीप को भी दिखाया गया है। यह नक्शा उसने कब बनाया? चलिए, अब ये नक्शा कब बना है इसके बारे में पूछा जा रहा है आपसे।
क्या वह 10वीं सदी में बना था, 12वीं सदी में बना था, 11वीं सदी में बना था, वह 13वीं सदी में बना था? तो बताइए मेरे भविष्य के शिक्षक शिक्षिकाओं, कब बना था वो? तो इसका राइट आंसर क्या होगा, बताइए बताइए। राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर थर्ड, 12वीं सदी में। ओके, ऑप्शन नंबर थर्ड इज राइट आंसर। आगे चलते हैं। सुल्तान महमूद गजनवी 997 1030 ने भारतीय उपमहाद्वीप का लेखा जोखा लिखने का काम किसे सौंपा था? चलिए बताइए किसका क्या होगा इसका सही आंसर। क्या उन्होंने उत्बी को सौंपा था, बेहाकी को सौंपा था, मिराज उस सिराज को दिया था, अलबरूनी को दिया था? तो बताइए क्या होगा इसका सही आंसर, किसे दिया था? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 4, अलबरूनी को दिया था। ठीक है, सुल्तान महमूद गजनवी ने भारतीय उपमहाद्वीप का लेखा जोखा लिखने का काम अलबरूनी को सौंपा था। ऑप्शन नंबर 4 इज राइट आंसर। आगे चलें कि कुछ और जानकारी इसके बारे में आपको दी जाए। अलबरूनी ने किताब उल हिंद की रचना की थी। ये काफी फेमस बुक थी उनकी, ध्यान रखना है आपको। किसकी? किताब उल हिंद की रचना की थी। किताब उल हिंद एक विस्तृत ग्रंथ है जिसमें धर्म और दर्शन, त्योहारों, खगोल विज्ञान, रीति रिवाज तथा प्रथाएं, सामाजिक जीवन, भारतोल, मापन विधियां इत्यादि विषयों का अलबरूनी ने विवरण प्रस्तुत किया है। ओके, चलते हैं आगे फिर। अब बेगमपुरी मस्जिद का निर्माण किसने करवाया? चलिए भाई इसे भी पढ़ते हैं। बेगमपुरी मस्जिद का निर्माण फिरोज शाह तुगलक ने करवाया था, या एमबीटी मोहम्मद बिन तुगलक ने कराया, नसरुद्दीन महमूद ने कराया, या गैसुद्दीन तुगलक ने कराया? चलिए बताइए क्या होगा इसका सही आंसर, बताइए मित्रों बताइए। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर, बताइए बताइए, 2, मोहम्मद बिन तुगलक के द्वारा कराया गया था। बेगमपुरी मस्जिद का निर्माण मोहम्मद बिन तुगलक ने कराया था। राइट, ओके, चलते हैं आगे। औरंगजेब को अनेक विद्रोहों का सामना करना पड़ा। भाई करना तो पड़ेगा, ये था ही ऐसा क्रूर शासक, है ना। मुगल काल का लास्ट अंतिम शासक था जो एकदम भयंकर डरावना टाइप का दिखता था। अच्छा, निम्न में से उन विद्रोह की सूची बनाइए। चलिए भाई सूची बनाते हैं। क्या जाटों के साथ हुआ था, सिखों के साथ, उज्बेक के साथ, या सनातनी के साथ, अहोम के साथ? तो बताइए, औरंगजेब को अनेक विद्रोह का सामना करना पड़ा। भाई करना पड़ेगा, बेवकूफ आदमी था। तो क्या होगा इसका राइट आंसर, बताइए मित्रों। सही आंसर है ऑप्शन नंबर थर्ड। भाई इन सभी के साथ में सिख, जाट, उज्बेक, सतनामी, अहोम, इन सब के साथ में जो विद्रोह का सामना औरंगजेब को करना पड़ा था। राइट, ओके, समझ में आ गया। चलते हैं आगे। निम्नलिखित में से कौन सा ऊर्जा का गैर परंपरागत स्रोत है? ध्यान रखना। अब इससे में आपको क्वेश्चन ऐसे बनता है कि ऊर्जा का कौन सा पारंपरिक स्रोत है। अब ये आपसे पूछ लिया विपरीत में, निम्नलिखित में से कौन सा ऊर्जा का गैर परंपरागत स्रोत है? राइट, क्या वह प्राकृतिक गैस है, कोयला है, जल विद्युत है, या बायोगैस है? तो बताइए क्या होगा इसका सही आंसर। तो राइट आंसर होगा, बताइए, गैर परंपरागत स्रोत है बायोगैस। ओके, ऑप्शन नंबर 4 इज राइट आंसर। समझ में आया। चलिए आज बहुत अच्छे क्वेश्चन हैं, आपके एग्जाम के अकॉर्डिंग ही पैटर्न चल रहा है, इनको जरूर लगाइए, अपना आकलन स्वयं करना आप लोगों को। राइट, चलिए आगे चलते हैं। पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस जो धरातल के बहुत नीचे पाई जाती हैं, बिल्कुल डेफिनेटली सही बात है ये, का निष्कर्षण जिस विधि से होता है, चलिए भाई किस प्रकार से इसे निकाला जाता है उसके बारे में पूछ रहा है। क्या वह है वितरित खनन के द्वारा, प्रवेधन के द्वारा, आखनन के द्वारा, कूपकी खनन के द्वारा? चलिए भाई आपको शायद आंसर मिल गया होगा इसका, क्या होगा राइट आंसर, बताइए बताइए मित्रों बताइए। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 2, प्रवेधन के द्वारा। ठीक है, पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस जो धरातल के बहुत नीचे पाई जाती हैं तो वे निकाली जाती हैं प्रवेधन विधि के द्वारा।
अब बहुत लोगों ने इसमें आंसर लगा दिया होगा कूप की खनन के द्वारा, ये गलत है। ऑप्शन नंबर 2 इज राइट आंसर। ओके, चलते हैं आगे। अंग्रेजों की बांटो और राज्य करो की नीति का सबसे बड़ा प्रमाण था। चलिए भाई, डिवाइड रूल लगाया था उन्होंने, तो इसका सबसे बड़ा प्रभाव या प्रमाण क्या पड़ा था? ऑप्शन नंबर 1 बंगाल विभाजन, वर्नाकुलर प्रेस एक्ट, स्वदेशी आंदोलन या शिक्षा नीति। तो बताइए मेरे मित्रों, क्या होगा इसका सही आंसर? भाई, अंग्रेजों की बांटो और राज्य करो की नीति का सबसे बड़ा प्रमाण था बंगाल का विभाजन। ओके, कब हुआ था? 1905 में हुआ था ना? किसके टाइम में? लाल कर्जन के टाइम में। यस, ऑप्शन नंबर 1 इज राइट आंसर। ओके, चलते हैं आगे। असहयोग आंदोलन का प्रारंभ किसके प्रत्युत्तर में हुआ था? चलिए, क्या वह रॉलेट एक्ट के द्वारा हुआ था, जलियांवाला बाग हत्याकांड या खिलाफत आंदोलन, इन सभी के द्वारा? तो बताइए दोस्तों, क्या होगा इसका सही आंसर? असहयोग आंदोलन का प्रारंभ किसके प्रत्युत्तर में हुआ था? बताइए दोस्तों, क्या होगा इसका सही आंसर? तो मेरे मित्रों, ये सारे के सारे जो ऑप्शन है ना, ये ठीक है। रोलेट एक्ट भी था, जलियांवाला बाग हत्याकांड भी था, खिलाफत आंदोलन था। ऑल ऑफ दिस इज राइट आंसर। ऑप्शन नंबर 4 इज राइट आंसर। ओके, चलें आगे। सरदार भगत सिंह द्वारा वर्ष 1926 में नौजवान सभा की स्थापना की गई। चलिए भाई, आपको एक क्वेश्चन का ये भी मिल गया। अब आपसे एक क्वेश्चन ऐसा पूछा जा सकता है, नौजवान सभा की स्थापना कब की गई थी? अब नीचे आपको ऑप्शन दे दिए जाएंगे, 1926, 1927, 1929, 1930। तो आपको राइट आंसर क्या लगाना है? 1926। पर अभी हमारा सवाल ये है कि सरदार भगत सिंह के द्वारा वर्ष 1926 में नौजवान सभा की स्थापना की गई, उसके साथ उनका सहयोगी कौन था? ओके, छबील दास थे, सचिंद्र नाथ सन्याल थे, या पहला व दूसरा? तो बताइए मित्रों, क्या होगा इसका सही आंसर? तो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 4। भाई, छबील दास महोदय भी थे और यशपाल भाई भी थे। ओके, नौजवान सभा की स्थापना की गई थी, छबील दास और यशपाल महोदय इनके सहयोगी थे। ऑप्शन नंबर 4 इज राइट आंसर, पहला और दूसरा। ओके, चलते हैं आगे। धात्विक खनिजों के बारे में निम्नलिखित कथन 1 और कथन 2 पर विचार करें। चलिए भाई, अब कथन पहला क्या कह रहा है? सभी धात्विक खनिज अलोह खनिज होते हैं, क्या ये बात ठीक है? अब भ्रामक एवं धात्विक खनिज का एक उदाहरण है। चलिए, अभ्रक एक धात्विक खनिज का उदाहरण है। अब बताइए क्या होगा इसका? पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा? बताइए क्या होगा इसका राइट आंसर मित्रों? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 4। ना तो पहला और ना दूसरा, दोनों के दोनों गलत है। ओके, ऐसे भी क्वेश्चन पूछ लेते हैं आपसे, ध्यान रखना है आपको। ये काफी गहराई से पूछा गया है, ज्योग्राफी का है, आई थिंक क्लास 7 का है, क्लास 7 या क्लास 8 का क्वेश्चन है ये। ठीक है, राइट। चलते हैं आगे। ये चक्रवात कोषण समुद्रों पर बनाने वाले प्रचंड तूफान है। ओके, जो विस्तृत रेखा से 5 डिग्री 5 अंश 20 अंश उत्तर और दक्षिण अक्षांश रेखाओं के बीच आते हैं। इनकी दिशा पश्चिम की ओर होती है। इनकी गति 100 किलोमीटर प्रति आवर से अधिक होती है। यह कथन क्या है? बताइए, क्या यह कथन सत्य है? उष्ण कटिबंधीय चक्रवात के विषय में पूछा गया आपसे कथन है, शीतोष्ण कटिबंधीय चक्रवात के विषय में पूछा गया कथन है, या पहला व दूसरा किसी चक्रवात के विषय में सत्य नहीं है? तो बताइए दोस्तों, उसका राइट आंसर क्या होगा? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 1। भाई, उष्ण कटिबंधीय चक्रवात के विषय में है, यह कथन सत्य है। ओके, ऑप्शन नंबर 1 इज राइट आंसर। आपका अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा सही है? सूर्य से पृथ्वी की मध्य की दूरी। चलिए भाई, सूर्य से पृथ्वी की मध्य की दूरी के बारे में पूछा जा रहा है। प्रकाश वर्ष कहते हैं इसे, या लंबनिक सेकंड कहते हैं इसे, खगोलीय इकाई कहते हैं, या एंगस्ट्रॉम कहते हैं इसे? तो बताइए क्या होगा इसका राइट आंसर? सूर्य से पृथ्वी की दूरी को खगोलीय इकाई कहा जाता है। ऑप्शन नंबर 3 इज राइट आंसर। क्या कहा जाता है भाई?
खगोलीय इकाई कहते हैं इसे। समझ में आया? ओके, यस। तो चलें आगे अगले क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 108। चलिए भाई, भारत में ब्रिटिश राज के संदर्भ में निम्न कथनों पर विचार करें एवं सही विकल्प चुनें। चलिए भैया, अभिकथन ए, ये क्या कह रहे हैं? मध्यम मार्गियों ने मांग की कि सिविल सेवा परीक्षा भारत में भी आयोजित की जाए। क्या ये बात ठीक है? अब तर्क आर क्या कह रहा है? उसकी यह महत्वपूर्ण मांग थी कि सरकार में भारत भी या भारतीय भी ऊंचे पदों पर प्राप्त करें। अब ये नीचे कूट दिए गए हैं। अब कूटों को आप पढ़ लीजिए, समझ लीजिए। अब उसके बाद इसका राइट आंसर निकालते हैं, ठीक है? तो क्या होगा मित्रों इसका सही आंसर? क्या ए और आर दोनों सही हैं तथा आर भैया ए की सही व्याख्या करते हैं? तो मैं इसका राइट आंसर आपको बताता हूँ। चलिए, आप लोगों ने लगा लिया होगा, अपने दिमाग में अपना आकलन कर लिया होगा। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 1। ए और आर दोनों सही हैं। आर भैया ए की सही व्याख्या कर रहे हैं। ओके, यस, ऑप्शन नंबर 1 इज राइट आंसर। आगे चला जाए। प्रारंभिक स्तर पर शिक्षिका या शिक्षक अपनी कक्षा में खनिज के बारे में चर्चा करना चाहती है, कर रहा है। निम्न में से किन उदाहरणों को उन्हें अपनी कक्षा में प्रयोग में लाना चाहिए? चलिए भाई, खनिजों के बारे में चर्चा हो रही है। क्या भाई तांबा को लाना चाहिए, अभ्रांक को लाना चाहिए, नमक को लाना चाहिए, चूना पत्थर को लाना चाहिए? अब क्या होगा इसका सही आंसर? अब पहले तो आप ये समझ लीजिए कि इनमें खनिज कौन सा है। जो खनिज है वो सही है, बाकी के अलग गलत कर दीजिएगा उसको। तो मेरे मित्रों, भावी शिक्षक शिक्षिकाओं, तो राइट आंसर क्या होगा? खनिज के बारे में चर्चा हो रही है, प्राथमिक स्तर के बच्चे हैं। अब क्या होगा इसमें सही आंसर? तो इसका राइट आंसर बताइए बताइए। चलिए मैं ही बताता हूँ। ऑप्शन नंबर 4 इज राइट आंसर। भाई तांबा भी है, अभ्रक भी है, नमक भी है, चूना पत्थर भी है। ये चारों के चारों सही है ना? यही तो खनिज है सारे के सारे। ऑप्शन नंबर 4 इज राइट आंसर। ओके, समझ में आ गया? बढ़े आगे। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। वर्षा 50 सेंटीमीटर से 100 सेंटीमीटर। ओके। तापमान 25 डिग्री से 40 डिग्री सेंटीग्रेड तक। काली मिट्टी। अब उपरोक्त दशाएं किस फसल के उत्पादन हेतु उपयुक्त होती हैं? क्या वह चावल के लिए होती हैं, गेहूं के लिए होती हैं, मक्का के लिए होती हैं, कपास के लिए होती हैं? अब इसमें आपका रबी की फसल और खरीफ की फसल और जायद की फसल, ये से भी आपका क्वेश्चन बन सकता है। भाई जो जो कंडीशंस होती हैं बारिश की, मौसम की, उसके हिसाब से उसका आंसर बनेगा। तो इसका राइट आंसर बताइए क्या होगा? तो मेरे मित्रों, भावी शिक्षक शिक्षिकाओं, इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 4, कपास के लिए। ओके। इंडियन कॉटन, सफ़ेद रुई जिसे कहा जाता है। ये जो कंडीशन दे रखी है ना कि 50 से 100 डिग्री सेंटीमीटर की वर्षा, और जो टेम्परेचर है 25 से 40 सेंटीग्रेड, व काली मिट्टी सबसे ज़्यादा कपास के लिए उपयोगी मानी जाती है ये। तो ये ऑप्शन नंबर 4 इज राइट आंसर। ओके, चलें आगे। सरकारी शिक्षण संस्थाओं में अध्ययन तथा सरकारी संस्थाओं में नौकरी के अवसर में सहयोग हेतु किन आधारों को अपनाया जाता है? क्या वह जाति को अपनाया जाता है, लिंग को अपनाया जाता है, पारिवारिक आय को अपनाया जाता है, या व्यक्तिगत आय को अपनाया जाता है? तो क्या होगा इसका राइट आंसर? बताइए बताइए। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 1, पहला, दूसरा, तीसरा। ओके, जाति को अपनाया जाता है, परिवार को भी अपनाया जाता है, और लिंग को भी अपनाया जाता है। तो ऑप्शन नंबर 1 इज राइट आंसर। चलिए आगे बढ़ते हैं अब। क्षेत्रफल के अनुसार महासागरों का सही अवरोही क्रम। अब ये आपसे पूछ लिया है, अवरोही क्रम, फिर आ सकता है आरोही क्रम। तो चलिए मैं ऑप्शन पढ़ रहा हूँ। क्या आता है आरोही के अवरोही क्रम के अंदर में? प्रशांत महासागर, अटलांटिक, या हिंद, या आर्कटिक महासागर? चलिए, ऑप्शन नंबर 2 प्रशांत महासागर, हिंद महासागर, अटलांटिक महासागर, या आर्कटिक महासागर? ऑप्शन नंबर 3 प्रशांत, आर्कटिक, अटलांटिक, या हिंद। प्रशांत, आर्कटिक, हिंद, या अटलांटिक? चलिए बताइए क्या होगा इसका अवरोही क्रम? क्षेत्रफल के अनुसार पूछा जा रहा है, महासागरों का सही अवरोही क्रम। तो बताइए दोस्तों क्या होगा इसका राइट आंसर? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 1। पहले क्या आएगा? प्रशांत महासागर, अटलांटिक महासागर, हिंद महासागर, आर्कटिक सागर। ओके, ऑप्शन नंबर 1 इज राइट आंसर। आगे चलते हैं।
निम्नलिखित सूचियों को सम्मिलित कीजिए। क्या सागौन हिमालय के तराई क्षेत्र में मिलती है? देवदार के पौधे मध्य भारत में मिलते हैं? सुंदरी सुंदरबन में पाए जाते हैं? या सिनकोना नाम का जो वृक्ष होती है, जो छाल होती है, वो कहाँ हिमालय के उच्च पर्वतीय क्षेत्रों में पाई जाती है? नीचे इसके ऑप्शंस वो कोड दे रखे हैं, तो आपको राइट आंसर बताना है। तो क्या होगा दोस्तों इसका सही आंसर? तो दोस्तों इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 4। ठीक है। सागौन कहाँ पाया जाता है? ये पाया जाता है आपका मध्य भारत में। ओके। अब उसके बाद देवदार आपका कहाँ पाया जाता है? ये हिमालय के तराई वाले क्षेत्रों में। ठीक है। अब सुंदरी वन कहाँ पाए जाते हैं? ये आपके सुंदरबन डेल्टा के अंदर में पाए जाते हैं। ठीक है। कहाँ पड़ता है? ये पश्चिम बंगाल के अंदर में। अब सिनकोना कहाँ पे है भाई आपका? सिनकोना तो हिमालय के उच्च पर्वतीय क्षेत्रों में पाया जाता है। तो ये आपका कोड बन गया है। ए का दूसरा, बी का पहला, सी का तीसरा और डी का चौथा। यस, ऑप्शन नंबर 4 इज राइट आंसर। आगे चलते हैं। निम्न कथनों पर विचार कीजिए। चलिए भाई विचार करते हैं अब क्या होगा। भारत के संविधान ने भारत के हर नागरिक के लिए 10 मूल कर्तव्य निर्धारित किए गए हैं। अब आपको पता होगा कितने मूल कर्तव्य हैं। यदि आपको पता होगा तो आप सही पहचान लोगे। सामान्य कार्य के लिए समान वेतन राज्य के मूल कर्तव्य हैं। उपरोक्त कथनों में से कौन सा कथन सही है? क्या ऑप्शन नंबर 1 ठीक है, 2 ठीक है, पहला दूसरा ठीक है, या दोनों में से कोई ठीक नहीं है? तो बताइए दोस्तों क्या होगा इसका राइट आंसर? तो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 4। ना तो पहला सही है और ना ही दूसरा सही है। ठीक है। ओके, आगे चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा भारत के राष्ट्रपति के निर्वाचन या निर्वाचक गण का तो भाग है, परंतु उसके महाभियोग अधिकरण का भाग नहीं है? चलिए भाई, क्या हो वो लोकसभा है, राज्यसभा है, राज्यों की विधान परिषदें हैं, राज्यों की विधान सभाएं हैं? तो बताइए मित्रों क्या होगा इसका राइट आंसर? तो दोस्तों इसका सही आंसर होगा, बताइए बताइए, ऑप्शन नंबर 4, राज्यों की विधान सभाएं। ऑप्शन नंबर 4 इज राइट आंसर। ओके, आगे चलते हैं। निम्नलिखित में से किसे संसद के दोनों सदनों में बोलने, अन्य कार्यवाहियों में सम्मिलित होने तथा किसी भी संसदीय कमेटी का सदस्य होने का अधिकार है, परंतु वोट देने का अधिकार नहीं है? तो क्या वह भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक हो सकते हैं, भारत के मुख्य चुनाव आयुक्त हैं, भारत के वित्त आयोग के अध्यक्ष हैं, भारत के अटॉर्नी जनरल हैं? तो बताइए दोस्तों क्या होगा 116 का राइट आंसर? तो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर, बताइए बताइए, ऑप्शन नंबर 1, भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक। ऑप्शन नंबर 1 इज राइट आंसर। ओके, अगला क्वेश्चन है आपका। संघ लोक सेवा आयोग, क्या भैया यूपीएससी के सदस्य अपना त्याग पत्र किसे सौंपते हैं? क्या वह भारत के राष्ट्रपति को, लोकसभा के अध्यक्ष को, या प्रधानमंत्री को, सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश को? तो बताइए संघ लोक सेवा आयोग के सदस्य अपना त्याग पत्र किसे देते हैं? बताइए मित्रों क्या होगा इसका सही आंसर? तो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 1, वह अपना त्याग पत्र भारत के राष्ट्रपति को देते हैं। ओके, ऑप्शन नंबर 1 इज राइट आंसर। ध्यान रखना ये आपके एग्जाम में फंसेगा पक्का। चलिए अगला क्वेश्चन है। लोकसभा का कार्यकाल किसी भी परिस्थिति में नहीं बढ़ाया जा सकता, कि ये बात सही है? एक बार में केवल 6 महीने के लिए ही बढ़ाया जा सकता है। आपातकाल के दौरान एक बार में 1 वर्ष तक बढ़ाया जा सकता है। आपातकाल के दौरान एक बार में 2 वर्ष के लिए बढ़ाया जा सकता है। चलिए बताइए, लोकसभा से क्वेश्चन पूछा गया है ये। अब क्या होगा इसका राइट आंसर बताइए। तो मेरे मित्रों इसका सही आंसर क्या होगा बताइए? राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 3, आपातकाल के दौरान एक बार में 1 वर्ष तक बढ़ाया जा सकता है। ओके, इमरजेंसी टाइम के अंदर में। समझ में आ गया? ओके, मजा आ रहा होगा तो प्लीज लाइक सब्सक्राइब जरूर करना है। अपने सर के लिए बहुत मेहनत लगती है, रात भर जाग के बैठ के क्वेश्चन बनाना, फिर क्लास लेना, अपलोड करना। ओके राइट। तो चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। जल एक संसाधन के संबंध में कथन दे रखे हैं भाई आपके, पहला दूसरा तीसरा को ध्यान में रखते हुए सही विकल्प का चुनाव करना है आपको। पृथ्वी पर जल ना बढ़ाया जा सकता है और ना ही घटाया जा सकता है, कि ये बात सही है? केवल 2.7% पृथ्वी का पानी मानव प्रयोग के लिए प्रयुक्त है, ये बात सही है क्या?
जल एक नवीनीकरण संसाधन है। क्या ये बात ठीक है? अब नीचे कूट दे रखे हैं, बताइए क्या होगा इसका राइट आंसर। मेरे मित्रों, भाभी, शिक्षक शिक्षिकाओं, बताइए सही आंसर क्या होगा। तो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 4। पहला भी ठीक है, दूसरा भी ठीक है और इसका तीसरा भी ठीक है। ओके, तो ऑप्शन नंबर 4 इज राइट आंसर। बढ़ा जाए अगले क्वेश्चन पे। चलिए, भारत की अधिकांश कागज मिलें पश्चिम बंगाल राज्य में स्थित होने का क्या कारण है। अब आपको ये भी मिल गया कि भाई भारत में सबसे ज्यादा कागज मिल कहाँ पे है, पश्चिम बंगाल में है। अब क्या कारण है उसका, बताइए। कच्चे माल की पर्याप्त मात्रा में प्राप्ति होती है यहाँ पे, कि कच्चा माल जल्दी मिल जाता है। विशाल जनसंख्या के कारण बड़ा मार्केट है। क्या कलकत्ता की पश्चिम बंगाल की जनसंख्या सबसे ज्यादा है? अरे भाई, सबसे ज्यादा तो यूपी बिहार की है। अच्छा, रानीगंज एवं झारिया से कोयले की प्राप्ति होती है। अब कागज उद्योग में कोयले का क्या काम भाई? क्या उपरोक्त सही? अब बताइए क्या होगा इसका सही आंसर। तो मेरे मित्रों, उसका सही आंसर क्या होगा? राइट आंसर ऑप्शन नंबर 4। भाई, कच्चा माल भी प्राप्त हो जाता है आसानी से वहां पे। विशाल जनसंख्या के कारण बड़ा मार्केट है। रानीगंज एवं झारिया से कोयले की प्राप्ति भी होती है। तो ये सारे के सारे ऑप्शन सही हैं इसके। आपको कंफ्यूज कर दिया था मैंने, रानीगंज एवं झारिया से कोयले की प्राप्ति होती है ना? हो गए थे कंफ्यूज? बट कंफ्यूज नहीं होना है, डीपली पढ़ाई करनी है, समझना है बातों को। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं अब। बाजारों के संदर्भ में कथन एक और कथन दूसरा पर विचार कीजिए तथा सही उत्तर का चयन कीजिए। ठीक है, बंजारे लोग सबसे महत्वपूर्ण व्यापारी या खानाबदोश होते हैं। क्या ये बात ठीक है? ये बात तो ठीक लग रही है। अलाउद्दीन खिलजी ने बाजारों से नगर के बाजारों तक अन्न को पहुंचाने का काम करवाया था। अब बताइए। अब नीचे कूट दे रखे हैं, तो इसका सही आंसर क्या होगा भाई? ऑप्शन नंबर बताइए बताइए। पहला ठीक है, दूसरा ठीक है, तीसरा ठीक है, चौथा ठीक है। तो दोस्तों, इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर 4। पहला और दूसरा दोनों ही सही हैं। भाई, बंजारे लोग सबसे महत्वपूर्ण व्यापारी होते हैं और खानाबदोश होते हैं, एक जगह से दूसरी जगह भटकते रहते हैं। ओके, अलाउद्दीन खिलजी ने बंजारों से नगर के बाजारों तक अन्न को पहुंचाने का काम करवाया। बिल्कुल 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 सही बात है ये। तो ऑप्शन नंबर 4 इज राइट आंसर। ओके, आगे चलते हैं अब। बाजार में मंदी की स्थिति संकेत करती है। चलिए भाई, अब मंदी की स्थिति क्या संकेत करती है? मांग में कमी के कारण व्यापार और उद्योग में भारी गिरावट आती है। क्या ये बात ठीक है? मांग में वृद्धि के कारण व्यापार एवं उद्योग में प्रगति होती है। मांग में स्थिरता के कारण व्यापार एवं उद्योग में कोई परिवर्तन नहीं होता। यह उपरोक्त में से कोई भी नहीं। बताइए क्या होगा इसका राइट आंसर। ये आपका किसे दे दिया? अर्थशास्त्र का, इकोनॉमिक्स से क्वेश्चन बना दिया उन्होंने। आ जाते हैं एक दो क्वेश्चन, ध्यान रखना है आप लोगों को। तो क्या होगा इसका राइट आंसर? बाजार में मंदी की स्थिति संकेत करती है। अरे भाई साहब, किस लिए? मांग की कमी के कारण व्यापार और उद्योग में भारी गिरावट आ जाती है इसके कारण। यस, ऑप्शन नंबर 1 इज राइट आंसर। चला जाए आगे। निम्नलिखित सूचियों को सम्मिलित कीजिए। चलिए बताइए भाई। नीली क्रांति क्या मछली के लिए होती है? गुलाबी क्रांति झींगा उत्पादन या झींगा मछली के लिए होती है? ग्रे क्रांति क्या ऊन उत्पादन के लिए होती है? सिल्वर क्रांति अंडा या पोल्ट्री फार्म के उत्पादन के लिए होती है? बताइए क्या होगा इसका सही आंसर मित्रों। तो मेरी बंधुओं, शिक्षक शिक्षिकाओं, इसका सही आंसर आपका होगा ऑप्शन नंबर 4। ठीक है, ऑप्शन नंबर 4 इज राइट आंसर। तो इसका सही कोड बनेगा आपका भाई, नीली क्रांति मछली के लिए होती है, बिल्कुल बात सही है ये तो, डेफिनेटली। गुलाबी क्रांति किसके लिए होती है? झींगा मछली के लिए होती है। ओके, ग्रे क्रांति आपकी क्या उसके लिए होती है? ऊन उत्पादन के लिए। और सिल्वर क्रांति आपकी किसके लिए होती है? अंडा उत्पादन एवं पोल्ट्री उत्पादन के लिए। तो ये पहला भाई, पहले का पहला सही है, दूसरे का दूसरा, तीसरे का तीसरा और चौथे का चौथा सही है। तो यस, आपका ये कोड बन गया। चलें आगे। वायु दाब के संबंध में निम्न कथनों में से कौन सा कथन सही है? अब किसके बारे में पूछ रहा है? ये वायु दाब के बारे में। ठीक है, समुद्र स्तर पर वायु दाब सबसे कम होता है। कि ये बात ठीक कह रहे हैं? ऊंचाई पर जाने पर वायु दाब घट जाता है। कि ये बात ठीक है? उच्च तापमान वाले क्षेत्रों की वायु ठंडी होती है।
कम तापमान वाले क्षेत्रों की वायु गर्म होकर ऊपर बढ़ उठती है। चलिए बताइए क्या होगा इसका राइट आंसर। वायु दाब के संबंध में कथन पूछा गया है, सही आंसर आप लोगों को बताना है, मैं नहीं बताऊंगा। आप लोगों का अवलोकन चल रहा है, आकलन चल रहा है, आप लोग बताएंगे, मैं नहीं बताऊंगा बार बार। सही आंसर है इसका ऑप्शन नंबर 2। ऊंचाई पर जाने पर वायु दाब घट जाता है। ओके, इससे पहले भी मैंने ये क्वेश्चन कराया था आप लोगों को। चलिए, तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर 2। आगे चलते हैं। जिस तरह महासागरों में मिलने पर नदियों की अलग अलग पहचान समाप्त हो जाती है, ठीक उसी तरह ही परिवार शव त्याग देता है, वे अपना वर्ण श्रेणी। यह उद्धरण किस ग्रंथ में लिखा गया है? क्या बौद्ध ग्रंथ में है, पाली में है, जैन में है या वैदिक ग्रंथ में है? तो बताइए मित्रों, इसका सही आंसर क्या होगा? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 4। इसमें लिखा है वैदिक ग्रंथ के अंदर लिखा गया है। ओके, ऑप्शन नंबर 4 इज राइट आंसर। आगे चलते हैं। हड़प्पा सभ्यता के निचले शहर में सड़कें भाई कैसी थी वो? यादृच्छिक पैटर्न पे थी, हस्ताक्षर पैटर्न पे थी, लूप पैटर्न में थी, ग्रिड पैटर्न में थी? चलिए भाई बताइए क्या होगा इसका सही आंसर। हड़प्पा सभ्यता के निचले शहर में सड़कें एवं गलियां थी या नालियां भी थी, वो किस तरीके से थी? तो क्या होगा इसका राइट आंसर? राइट आंसर होगा, अरे पढ़ा तो है आप लोगों ने, बेसिक क्वेश्चन है भाई ये। उसका क्या था? ग्रिड पैटर्न था ना। ऑप्शन नंबर 4 इज राइट आंसर। ओके, आ गया समझ में? चलिए अगले क्वेश्चन पे। निम्नलिखित में से या निम्न में से किसने श्री नारायण धर्म परिपालन युगम का गठन किया था? चलिए, नारायण धर्म परिपालन युगम का गठन किया था। क्या ज्योतिबा फुले महोदय थे, महात्मा गांधी थे, श्री नारायण गुरु थे या टीके माधवन थे? तो बताइए दोस्तों क्या होगा इसका राइट आंसर। तो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर श्री नारायण धर्म परिपालन महात्मा गांधी के ये हैं। अरे भाई क्या होगा? श्री नारायण, तो भाई श्री नारायण गुरु ही तो थे ना। क्वेश्चन में ही आंसर छुपा हुआ है, आप लोग ध्यान नहीं देते हो। यस, ऑप्शन नंबर 2 इज राइट आंसर। आगे चलते हैं। भारत की वह जनजाति जिसकी संस्कृति को संरक्षित करने के उद्देश्य से उच्च न्यायालय ने उसके जनजाति संरक्षित क्षेत्रों में किसी भी प्रकार की पर्यटन गतिविधियों पर रोक लगाने का निर्णय दिया है। अब बताइए कौन है भाई वो? जारवा जनजाति है, संथाल जनजाति है, मुंडा जनजाति है या ओगियार जनजाति है? बताइए क्या होगा भाई। उच्च न्यायालय ने भी बोल दिया कि इनकी जगहों पे नहीं जाना, पर्यटन के लिए घूमने के लिए भी नहीं जाना भाई, इनको संरक्षण करके रखना है। आप लोग जाओगे तो ये सब बिगड़ जाएंगे, है ना? तो भाई वो है ऑप्शन नंबर, बताइए क्या है सही आंसर। ऑप्शन नंबर 1 इज राइट आंसर। वो है जारवा जनजाति। यदि आप लोग चले जाओगे पर्यटन के लिए घूमने के लिए तो आप लोगों को देख के बिगड़ जाएंगे, इसीलिए उच्च न्यायालय ने मना कर दिया भाई, कोई इनके पास नहीं जाएगा, इन्हें जैसा रहना वैसा रहना दो। ओके, ऑप्शन नंबर 1 इज राइट आंसर। आपका अगला क्वेश्चन है, किस भाषा में साहित्यिक पाठ लीला तिलकम को लिखा गया है? अरे भाई साहित्यिक पाठ है लीला तिलकम, ये भी ध्यान रखना है आपको। क्या वह संस्कृत में है, मणि प्रवालम में है, मलयालम में है या तमिल भाषा में है? अब बताइए भाई, किस भाषा में साहित्यिक पाठ लीला तिलकम को लिखा गया है? तो बताइए मित्रों क्या होगा इसका सही आंसर। तो राइट आंसर होगा इसका ऑप्शन नंबर 3, मणि प्रवलम। मणि प्रॉब्लम। ओके, चलिए भाई बहुत बढ़िया, ऑप्शन नंबर 3 इज राइट आंसर। आगे चलते हैं। राजा खारवेल का नाम किस लेख के साथ जुड़ा हुआ है? बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, बहुत बढ़िया, आपको बहुत सारे एग्जाम में मिलता है। भाई राजा खारवेल का नाम किस लेख से, किस ग्रंथ से मिलता है? क्या जूनागढ़ स्तंभ लेख में है, गिरनार स्तंभ लेख में है, हाथी गुम्फा लेख में है, सारनाथ लेख में है? तो भाई मुझे तो आंसर पता है, आप लोग बताइए क्या होगा इसका सही आंसर। किसमें मिलता है भाई खारवेल का नाम? खारवेल, राजा खारवेल हाथी गुम्फा में तो थे ये। ऑप्शन नंबर 3 इज राइट आंसर। इतना टाइम क्यों लगा रहे हो यार, फटाफट क्लोज करो कि पढ़ाई हल्की चल रही है। चलिए कोई नहीं, मैं कराऊंगा। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, निम्नलिखित पर विशिष्ट परियोजना रिपोर्ट के कुछ भाग दे रखे हैं। चलिए भाई साहब इसे भी देखते हैं अब। विश्लेषण तथा चर्चा करना,
सारांश तथा निष्कर्ष निकालना, शोध प्रश्नों के लिए पृष्ठभूमि तैयार करनी, वर्गीकरण तथा आंकड़ों के स्रोत हैं। यह सुझाव दे रखे हैं। अब परियोजना रिपोर्ट के लिए सबसे उपयुक्त कौन सा क्रम या कौन सा जोड़ा सही होगा इसका? चलिए भाई बताइए। इसको आपको शेड्यूल में लगाना है, तो बताइए, लगाइए। इसके ऑप्शन नीचे दे रखे हैं, आप लोग देखिए, आप लोग आंसर लगाइए, मैं नहीं बताऊंगा। तो दोस्तों इसका सही आंसर होगा, चलिए मैं बता देता हूँ, ऑप्शन नंबर थर्ड। पहले में आपका आएगा तीसरा, शोध प्रश्नों के लिए पृष्ठभूमि तैयार करना है, वर्गीकरण तथा आंकड़ों के स्रोत हैं, फिर उसके बाद क्या आएगा, विश्लेषण तथा परिचर्चा होगी इसकी, फिर क्या होगा महोदय इसका, बताइए बताइए, सारांश एवं निष्कर्ष निकाला जाएगा, फिर क्या होगा लास्ट में इसका सुझाव दिया जाएगा। ओके, समझ में आ गया? कुछ गड़बड़ था, मिसप्रिंट था, मैंने ठीक कर दिया हूँ। तीसरा, चौथा, पहला, दूसरा व पांचवा। ओके, ऑप्शन नंबर थर्ड इज राइट आंसर। आगे चलते हैं अब। सामाजिक विज्ञान के बारे में सामान्य भ्रांत धारणाओं के संदर्भ में भाई कथन दे रखे हैं। चलिए भाई, एक और कारण आर को पढ़िए। चलिए भाई साहब पढ़ते हैं। ये भाई क्या कह रहे हैं, सामाजिक विज्ञान को पाठ्यचर्या में दूसरे विषयों की तुलना में कम महत्व दिया जाता है। भाई ये बात तो कुछ ठीक सी भी लग रही है, कौन पढ़ेगा, बोरिंग सब्जेक्ट है ये तो, लोगों की भ्रांतियां हैं, पर ये भ्रांतियां गलत हैं। और भाई साहब क्या कह रहे हैं, छात्र सामाजिक विज्ञान की अंतः वस्तु को समझने में अरुचि तथा उदासीन महसूस करते हैं। क्या ये बात ठीक है? भाई कुछ लोगों के लिए ठीक है, बाकी लोगों के लिए तो नहीं है। अब नीचे विकल्पों को चयन कीजिए। चलिए भाई बताइए क्या होगा इसका सही आंसर, भाई बताइए। ऑप्शन नंबर वन इज राइट आंसर। ए और आर दोनों सही हैं तथा आर ए की सही व्याख्या है। बिल्कुल भाई, थोड़ा सा तो उबाऊ तो लगता ही है ना, बट आप इसको ट्रिक से नहीं पढ़ोगे, नहीं समझोगे तो ये आपको बोरिंग ही लगेंगे। इज दैट क्लियर? तो आपको एंजॉय के साथ पढ़ना है, तब आपको ये ठीक लगेंगे। ऑप्शन नंबर वन इज राइट आंसर। आपका अगला क्वेश्चन है, रानी पद्मिनी, देखी ना आप लोगों ने, मूवी भी देखी होगी, का नाम अलाउद्दीन खिजली की चित्तौड़ विजय से जोड़ा जाता है। भाई उनके पति कौन थे भाई साहब? राणा रानी पद्मावती की जो पिक्चर देखी थी, कौन थे वो? महाराणा प्रताप सिंह? भाई ये तो नहीं है। राजा रतन सिंह या रणजीत सिंह, राजा मान सिंह? ये भी नहीं है। दो ऑप्शन मैंने काट दिए हैं। भाई पिक्चर जिसने देखी होगी वो इसका सही आंसर लगा देगा। तो भाई साहब कौन है इसके? अरे भाई, राजा रतन सिंह नहीं थे क्या, है ना? रानी पद्मावती के पतिदेव राजा रतन सिंह, जो काफी सुंदर थी। अलाउद्दीन खिलजी इन्हीं के ऊपर में मोहित हो गया था, तभी तो इतना बड़ा चित्तौड़ के ऊपर में अभियान चला दिया था इसने, है ना? तो लास्ट में क्या हुआ था, राजा रतन सिंह की मृत्यु कर दी थी उन्होंने, किसने? अलाउद्दीन खिलजी ने धोखे से मार दिया था। फिर उसके बाद रानी पद्मावती ने जौहर कर लिया था अपनी पूरी रानियों के साथ में, अपनी पूरे स्त्री मंडली के साथ में, किया था नहीं किया था? तो ऑप्शन नंबर थर्ड इज राइट आंसर। आगे चलते हैं अब। सामाजिक अध्ययन के अंतर्गत पाठ्यक्रम निर्माण के सिद्धांत क्या है भाई? उद्देश्यों को दृष्टिगत रखने का सिद्धांत है, छात्रों की मानसिक आवश्यकताओं को दृष्टिगत रखने का एकीकरण का सिद्धांत है, या उपरोक्त सभी? चलिए भाई बताइए क्या होगा इसका सही आंसर। ऑप्शन नंबर फोर, ये सारे के सारे ठीक हैं। सामाजिक अध्ययन के अंतर्गत पाठ्यक्रम निर्धारण के सिद्धांत में ये सारे के सारे आते हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं अब। योजना पद्धति का निर्माण का आधार क्या है? चलिए भाई, प्रकृतिवाद है, प्रयोजनवाद है, आदर्शवाद है, या कोई नहीं है? चलिए बताइए क्या होगा इसका सही आंसर। तो राइट आंसर है इसका ऑप्शन नंबर टू, परियोजनावाद। ओके, अपना आकलन करते रहिए, मैं थोड़ा सा फास्ट कराता हूँ इसको। चलिए आगे चलते हैं अब। सामाजिक विज्ञान शिक्षण की कौन सी विधि प्रारंभिक कक्षाओं के लिए सर्वश्रेष्ठ मानी जाती है? पाठ्यक्रम विधि है, प्रश्नोत्तर विधि है, कहानी विधि है, ये सभी हैं। तो बताइए दोस्तों क्या होगा इसका राइट आंसर। राइट आंसर है, अरे भाई कहानी सुना सुना करके तो पढ़ाओगे ना, तभी तो मजा आएगा बच्चों को। चलिए आगे चलते हैं अब। सामाजिक अध्ययन का संबंध मानव एवं उसके भौतिक एवं सामाजिक पर्यावरण के बीच चल रही अंत्यक्रिया से है। यह मानवीय संबंधों से संबंध है। क्या भैया बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। चलिए
ऑप्शन आप पढ़ लीजिए। जॉन ओमाई केलिस का है, कोलंबस का है, गांधी जी का है, माध्यमिक शिक्षा आयोग का है। तो क्या होगा दोस्तों उसका सही आंसर? राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 1। ठीक है, जॉन ओमाई केलिस का है। ठीक है, ऑप्शन नंबर 1 इज राइट आंसर। आगे चलते हैं। मूल्यांकन के द्वारा जांच की जा सकती है छात्रों की शैक्षिक उपलब्धियों की, छात्रों की रुचियों की व अभिव्यक्तियों की, छात्रों की शारीरिक, मानसिक और नैतिक सामाजिक गुणों के बारे में। ये सभी, ये तो बेसिक सा है, समझ गए होंगे भाई। ऑल ऑफ दीस, सारा का सारा इसमें आ रहा है। तो ऑप्शन नंबर 4 इज राइट आंसर। आगे चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा कथन उल्का पिंडों के बारे में सही है? चलिए भाई, उल्का पिंडों के बारे में आपको जानकारी है तो आप इसका सही उत्तर लगाओगे। ये सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाने वाले पत्थरों के छोटे छोटे कणों के टुकड़े होते हैं। कि ये बात ठीक है? ये केवल मंगल और बृहस्पति की कक्षाओं के बीच में पाए जाते हैं। इसके पास ऊष्मा एवं प्रकाश भी होता है। कि ये बात ठीक है? इसके आकार को भू आभ कहा जाता है। क्या कहा जाता है? भू आभाप। बताइए क्या होगा इसका सही आंसर? तो मित्रों इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर 1। ये सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाने वाले छोटे छोटे पत्थर के कण कण होते हैं, टुकड़े होते हैं। ठीक है, जिसे उल्का पिंड कहा जाता है। चलें। सामाजिक अध्ययन शिक्षण के लिए किसी विधि का चुनाव करते समय शिक्षार्थियों की दृष्टि से आप हमेशा किस पक्ष पर ध्यान रखेंगे? चलिए भाई साहब, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। विधि शिक्षक की रुचि एवं मानसिक क्षमताओं के अनुकूल होता है या होना चाहिए। विधि के प्रयोग की दृष्टि से आवश्यक साधन उपकरणों का उपलब्ध होना चाहिए। विधि बालकों की दृष्टि से उपयुक्त हो या उपरोक्त में से कोई नहीं। तो बताइए क्या होगा इसका राइट आंसर? राइट आंसर है इसका ऑप्शन नंबर 3। विधि बालकों की दृष्टि से उपयुक्त होनी चाहिए। ओके, ऑप्शन नंबर 3 इज राइट आंसर। आपका अगला क्वेश्चन है। निम्न में से क्या सामाजिक अध्ययन शिक्षण की निरीक्षण विधि, किसके बारे में पूछ रहा है? निरीक्षण विधि की विशेषता नहीं है। ओके, विद्यार्थियों में उत्साह पैदा करना, विद्यार्थियों के ज्ञान में अभिवृद्धि करना, समाज व घर में उत्तम संबंधी स्थापित करना, समय की बचत न होना। बताइए क्या होगा इसका राइट आंसर? तो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 4। निगेटिव क्वेश्चन है, निगेटिव आंसर होगा समय की बचत ना होना। यस, ऑप्शन नंबर 4 इज राइट आंसर। आपका अगला क्वेश्चन है। अब माध्यमिक स्तर पर ये किस पे पूछ रहा है? माध्यमिक स्तर पर सामाजिक अध्ययन को कहा जाता है पर्यावरण शास्त्र, सामाजिक विज्ञान, सामाजिक दर्शन, समाज शास्त्र। तो बताइए क्या होगा इसका सही आंसर? सिंपल सा है, सामाजिक विज्ञान, सोशोलॉजी जो आप पढ़ रहे हो सामाजिक विज्ञान कहा जाता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर 2 इज राइट आंसर। आपका अगला क्वेश्चन है। सामाजिक अध्ययन शिक्षण के अंतर्गत सामूहिक विचार विमर्श हेतु किस विधि का आयोजन किया जाता है? ठीक है भाई, सामूहिक विचार विमर्श के बारे में पूछ रहा है। समस्या विधि के लिए, परियोजना विधि के लिए, कार्यगोष्ठी के लिए, स्रोत संदर्भ विधि के लिए। तो बताइए मित्रों क्या होगा इसका सही आंसर? राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 2, सॉरी ऑप्शन नंबर 2, कार्यगोष्ठी के लिए। ओके, ऑप्शन नंबर 2 इज राइट आंसर। आगे चलते हैं। बालकों को सामाजिक सर्वेक्षण करवाने से, चलिए भाई साहब, सामाजिक सर्वेक्षण करवाने से क्या होगा? बालकों में उत्तरदायित्वों की भावना बढ़ती है, बालकों में नेतृत्व के गुणों का विकास होता है, बालकों को सामाजिक समस्याओं को समझने का अवसर मिलता है, उनकी अध्ययन में रुचि बढ़ जाती है। तो बताइए मित्रों क्या होगा इसका राइट आंसर? राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 3। बालकों को सामाजिक समस्याओं को समझने का अवसर मिल जाता है, जो सामाजिक सर्वेक्षण कराने से जो फायदा होता है। ओके, ठीक है, ऑप्शन नंबर 3 इज राइट आंसर। आपका अगला क्वेश्चन है। निम्न में से कौन सा महासागर बेरिंग जल संधि द्वारा प्रशांत महासागर से जुड़ा है? चलिए भाई, ये बेरिंग जल संधि का यदि आपने चैप्टर पढ़ा होगा, बुक के अंदर में दे रखा है, तो आपको पता चल जाएगा कि कौन से महासागर से है ये। क्या हिंद महासागर से है, अटलांटिक महासागर से, आर्कटिक महासागर से, या दक्षिणी महासागर से है? तो बताइए मित्रों क्या होगा इसका राइट आंसर? राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 3, आर्कटिक महासागर से है। बेरिंग जल संधि द्वारा प्रशांत महासागर से जुड़ा हुआ आर्कटिक महासागर है। ऑप्शन नंबर 3 इज राइट आंसर। ओके, चलते हैं आगे। अब सामाजिक विज्ञान के शिक्षण का प्रमुख उद्देश्य क्या है? सामाजिक दायित्वों का प्रशिक्षण प्रदान करना,
चेतना, राष्ट्रीय चेतना का विकसित करना, सामाजिक एवं प्रजातांत्रिक मूल्यों का विकास करना, या उपरोक्त सभी। तो क्या होगा मित्रों इसका सही आंसर बताइए। राइट आंसर है ऑल ऑफ दीज, ये सारे के सारे ठीक है। सामाजिक विज्ञान के शिक्षण का प्रमुख उद्देश्य होना चाहिए सामाजिक दायित्वों का प्रशिक्षण प्रदान करना, बिल्कुल ठीक है ये। राष्ट्रीय चेतना विकसित होती है इससे। उसके बाद सामाजिक एवं प्रजातांत्रिक मूल्यों का भी विकास होता है। ऑल ऑफ दिस, ऑप्शन नंबर 4 इज राइट आंसर। आपका अगला क्वेश्चन है, बालकों में सर्वप्रथम किस चिंतन का विकास प्रारंभ हो जाता है। चलिए भाई साहब, कल्पनात्मक, प्रत्यात्मक, प्रत्यक्षात्मक, या उपरोक्त में से कोई नहीं। तो क्या होगा इसका राइट आंसर। राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 3, प्रत्याक्षात्मकता का ओके चिंतन शुरू हो जाता है। ऑप्शन नंबर 3 इज राइट आंसर। आपका लास्ट क्वेश्चन है, इतिहास के अवधिकरण, या जिसे बोला जाता है कालक्रम के कथनों के बारे में। अब आपके पास में तीनों चीज दे रखी हैं। क्या है, अंग्रेजों साहित्यकारों ने भारत के इतिहास की 3 युग्मों में बांटा है। क्या ये बात ठीक है। विभाजन धर्म के विचार पर आधारित किया गया है। विभाजन में उपमहाद्वीप की अपार विविधता की अपेक्षा की गई है। तो नीचे इसके कूट दिए गए हैं। अब आप राइट आंसर बताइए। आज का थोड़ा सा सेशन थोड़ा सा हार्ड हो गया है, मुझे लग रहा है शायद। ठीक है, तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 1। पहला भी ठीक है, दूसरा भी ठीक है, तीसरा भी ठीक। भाई, अंग्रेज साहित्यकारों ने भारत के इतिहास को 3 भागों में बांटा है, बिल्कुल सही है। विभाजन धर्म के विचार पर आधारित कर दिया था। विभाजन में उपमहाद्वीप की अपार विविधता की अपेक्षा की गई है, बिल्कुल ठीक है। तो ऑप्शन नंबर 1 इज राइट आंसर। आई होप यू, आप लोगों को मेरा सेशन काफी अच्छा लगा होगा। तो नए साल की बहुत सारी फिर से आप लोगों को शुभकामनाएं। ईश्वर 2026 में मेरे सभी भावी शिक्षक शिक्षिकाओं को पक्की सरकारी नौकरी दे। ठीक है, ओके। अपनी तैयारी को जानदार बना के रखिए, आपका सीटेट क्लियर हो जाएगा। प्लीज़ अपने भाई के लिए लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। आप लोग ना तो लाइक करते हैं ना सब्सक्राइब करते हैं, कमेंट भी नहीं करते हैं, तो प्लीज़ शेयर भी करना है। तो मिलते हैं अगले सेशन में। अगेन हैप्पी न्यू ईयर 2026, लॉट ऑफ द विशेस ऑल स्टूडेंट। तो ओके, जय हिंद, वंदे मातरम। अपना ध्यान रखें, बाय बाय।